रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में जो है वो फिर से हाजिर है। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो सिंध और बलूचिस्तान से जुड़ा हुआ बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है। दरअसल ये मामला जो है वो सिंध और बलूचिस्तान की बेटी नयाब उमरानी से बरह रास्त जुड़ा हुआ है। जुमे वाले दिन नयाब उमरानी के केस की सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। पहले तो मैं उसका अहवाल बताऊँगा कि उस समाअत में क्या कुछ हुआ। दरअसल हुआ कुछ यूँ कि जब चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा था तो नयाब उमरानी की जानिब से उनके वकील फैसल सिद्दीकी अदालत में पेश हुए और उन्होंने अदालत से में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आर्टिकल 187 के तहत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले की इम्प्लीमेंटेशन का मामला अब हाई कोर्ट्स को भेज दिया जाए, मुतलका हाई कोर्ट्स को भेजा जाए। और मुतलका हाई कोर्ट्स चूँकि जो जैकाबाद का मामला है वो सिंध हाई कोर्ट में चला जाए और जो नसीराबाद, जाफराबाद और सोबतपुर का मामला है वो बलूचिस्तान हाई कोर्ट को भेज दिया जाए। और वकील फैसल सिद्दीकी ने अदालत में ये वाज़े तौर के ऊपर कहा कि नयाब उमरानी से मुतल्लिक उसकी जदादू से मुतल्लिक जो सुप्रीम कोर्ट ने अहकामात दिए थे उस पर काफ़ी हद तक अमल हो चुका है। कुछ जदादें जो है या कुछ प्रॉपर्टीज़ अभी रहती हैं, तमाम वो अब हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे तो हाई कोर्ट जो है वो इस मामले को जो है वो देख लेगी, क्योंकि 187 के तहत सुप्रीम कोर्ट अगर कोई हुक्म देती है तो फिर 187 के तहत उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है वो हाई कोर्ट्स किया करती हैं। तो यूँ उन्होंने ये मुद्दा इख्तियार किया और वाज़े तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि नयाब उमरानी की प्रॉपर्टी से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट ने 2 आर्डर दिए थे और उन पे इम्प्लीमेंटेशन के लिए नयाब जो है उसने तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की। डीसी जैकाबाद के ख़िलाफ़, डीसी नसीराबाद, डीसी जाफराबाद और डीसी सोबतपुर के ख़िलाफ़ जो है वो दरख्वास्तें दायर की थी। उन्होंने कहा फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में केस होने की वजह से नयाब को जो है वो काफ़ी हद तक प्रॉपर्टियाँ जो हैं वो मिल चुकी हैं। बाकी जो मामला है वो फिर हम हाई कोर्ट में जाके हल करा लेंगे। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इसका मतलब है जुज़वी तौर के ऊपर हमारे अहकामात पे इम्प्लीमेंटेशन या अमल दरामद हो चुका है। तो फैसल सिद्दीकी ने कहा कि बिल्कुल ऐसा ही है। तमाम यहाँ पर मुखालिफ पार्टी के जो वकील थे कमरान मुर्जा, उन्होंने कहा कि नहीं कि नयाब उमरानी को जो प्रॉपर्टीज़ मिली हैं वो उसको हिस्से से कुछ ज़्यादा मिली हैं। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा कि नहीं, ऐसा भी जो है वो नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कुछ होता तो ये जो है कोई चीज़ ठोस चीज़ जो है वो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में लेके आते। ये खाली खूली दावे कर रहे हैं, सिर्फ केस पर जो है वो तवज्जो जजेस की दूसरी तरफ हटाने के लिए इन्होंने महज ये दावा किया है। तो इस पर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा हुक्म दे, ये कमरान मुर्जा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा हुक्म दे कि हमारे रास्ते जो है वो बंद ना हो। तो इस पर जस्टिस आयशा का जो है वो वाज़े तौर के ऊपर ये कहना था कि नहीं, ऐसा जो है वो हरगिज़ नहीं कि आपके रास्ते जो हैं वो बंद हो जाएंगे। उन्होंने कहा आपके लिए रास्ते भी खुले हैं, आप भी हाई कोर्ट्स में चले जाएं, आप हाई कोर्ट्स में चले जाएं और आपका जो दावा जो हक है वो वहाँ पे जाके क्लेम कर ले। तो जब हाई कोर्ट इनको सुनेगी तो आपको भी सुन लेगी। इस पर फैसल सिद्दीकी ने कहा मुझे कोई एतराज़ नहीं है, ये बेशक जहाँ भी जाते हैं अदालतें खुली हैं, ये अदालतों में जाके अपने दावे या हक जो है वो क्लेम कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि जजेस बखूबी जानते हैं, माशरा जानता है, सिंध और बलूचिस्तान के जो है उस बंदे को ये मालूम है कि नयाब के जो है वो इन्हीं जायदादों की वजह से 4 कत्ल हो चुके हैं और अब जब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की वजह से इसको कुछ ना कुछ हिस्सा मिला है तो ये अब ये चाहते हैं कि ये हिस्सा भी इससे छीन लिया जाए। तो इसी वजह से ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। तो इस पर चीफ जस्टिस जो हैं उनको ये सारा मामला समझ भी आ गया और उनको पता भी है कि 4 साल से तो वही इस केस को सुन रहे हैं ना, उनको जो है वो अदराक हो गया और उन्होंने वाज़े तौर के ऊपर कहा कि नहीं, हम नयाब उमरानी का हक किसी को नहीं छीनने देंगे, नयाब उमरानी की प्रॉपर्टियों को किसी को अब नहीं लेने देंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि नयाब उमरानी के ऑलरेडी बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो मजरूह हो चुके हैं, उसके हकूक़ पामाल हुए हैं। फिर
उन्होंने चीफ जस्टिस का जो कहना था, उन्होंने कहा कि नयाब उमरानी को अपनी जान का भी ख़तरा था। नयाब उमरानी की फैमिली के 4 कत्ल हो चुके हैं कि पहले इसकी माँ को मारा गया, इसकी जो है भाभी को मारा गया, इसके भाई को मारा गया, फिर इसकी बहन को जो है वो मारा गया, और नयाब उमरानी भी उन्हीं ख़तरात का जो है वो सामना कर रही थी। इसको भी अपनी जान का तहफ़्फ़ुज़ दरकार था। तो ये फिर जैकाबाद से जो है वो इस्लामाबाद आ गई, और इस्लामाबाद में आकर इसने जो है वो हमें दरख्वास्त दी, और चीफ जस्टिस ने कहा कि हम जो है वो इनफरादी मामले पे अज़ ख़ुद नोटिस नहीं लेते, लेकिन चूँकि यहाँ पे नयाब की ज़िंदगी का मामला था, नयाब को इंसाफ देने का मामला था, और नयाब की फैमिली के ऑलरेडी इतने कत्ल हो चुके थे, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने 184(3) यानी कि अज़ ख़ुद नोटिस का जुरिस्डिक्शन अप्लाई किया, और उस जुरिस्डिक्शन के तहत फिर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो न सिर्फ ये चीफ जस्टिस का ये कहना था कि नयाब की 2 इस्तदाएँ हमारे सामने थी। एक ये कि इसकी बहन जो मारी गई जैकाबाद में अदालती तहफ़्फ़ुज़ के बावजूद और पुलिस प्रोटेक्शन में होने के बावजूद जो मारी गई, तो उसके कातिल गिरफ़्तार नहीं हो रहे थे, तो इसकी ये इस्तदा थी कि उसके कातिलों को गिरफ़्तार किया जाए। तो उन्होंने कहा कि वो इम्प्लीमेंट हो गया, इसके बहन के कातिल जो हैं वो गिरफ़्तार हुए, और फिर उन्होंने कहा कि दूसरा मामला जो है वो नयाब की प्रॉपर्टियों का था। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने मुतलका जो DCs हैं उनको हुक्म दिए, और फिर उन्होंने रेवेन्यू महकमे के साथ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के साथ मिलकर जो है जो नयाब का हिस्सा बनता था, जो इसका शेयर बनता था, वो इसको दिलवाया, और कुछ नकदी भी रकम जो है वो भी इसको मिली। तो यूँ नयाब की प्रॉपर्टियों से मुतल्लिक भी जुज़वी तौर पर जो है यानी कि इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो अब हम ये मामला जो है वो यहाँ से फिर डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो जिसको जो भी मामला है वो फिर हाई कोर्ट्स में चला जाए, क्योंकि ये फैसल सिद्दीकी भी कह चुके हैं कि बाकी जो नयाब की प्रॉपर्टियों के मैटर रहते हैं वो हम हाई कोर्ट्स में जाके करते हैं, यहाँ से मामला बेशक डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। लेकिन इसी असना में जो है वो कहा गया, अपना जस्टिस मोहम्मद मज़हर ने कहा कि हम ऐसा भी कर सकते हैं कि मामला डिस्पोज ऑफ नहीं करते और इसको कह देते हैं कि ये अपना जाए मुतलका जो हाई कोर्ट्स हैं हाई कोर्ट से जाके रजू करे, और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स भी हमारे सामने आ जाएंगी, फिर हम देख लेंगे कि क्या किसी का कोई हक मजरू तो नहीं हुआ। तो यूँ इसके बाद जो है अब वो चीफ जस्टिस ने एक और बात भी जो है वो वाज़े की, और उन्होंने ये कहा कि नयाब उमरानी जो है इसको इंसाफ देने की हमने यहाँ पे कोशिश की है, क्योंकि ये तनहा जो है वो अपना केस हमारे सामने फ़ाइट करती रही, हमारे सामने पेश होती रही, और उन्होंने कहा कि अब ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हम इसके हकूक़ का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ करें, और हमने इसके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ तो किया, लेकिन अब जो अटैम्प्ट्स हो रही हैं कि इसके हकूक़ को पमाल किया जाए या इसके हकूक़ को मजरू करने की जो कोशिशें हो रही हैं, या फिर इसकी प्रॉपर्टी से मुतल्लिक़ जो दावे किए जा रहे हैं, अब हम किसी को इसकी प्रॉपर्टी को जो है वो छीनने जो है वो नहीं देंगे। यूँ जो है वो बात बड़ी हद तक सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो क्लियर करी। लेकिन अब हम थोड़ा बैकग्राउंड में आते हैं। सिर्फ ये नहीं, देखें बात अब मैं आपको समझाने के लिए एक बात करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि देखिए जैसे चीफ जस्टिस ने भी कहा कि नयाब की फैमिली के 4 कत्ल हुए हैं। ये 4 कत्ल क्यों हुए हैं? प्रॉपर्टियों की वजह से हुए हैं ना, सबको पता है प्रॉपर्टियों की वजह से कत्ल हुए। मीर वकार उमरानी शहीद हो गया, सनम एडवोकेट हो गई, उसकी जो है वो तैरा खोसो और नयाब की वालदा, यूँ 4 कत्ल होते हैं, और ये कत्ल प्रॉपर्टियों की वजह से हुआ। फिर ये भी कि जब वकार उमरानी जो है उसके पास प्रॉपर्टीज़ थी, उसको दादा ने प्रॉपर्टीज़ दी, जो उसका विरसा जो तरका बनता था सिकंदर खान उमरानी की जायदाद में से, वो अगर शरई तौर पे बनता था वो नहीं दिया, लेकिन कुछ ना कुछ मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली के कहने के ऊपर उसने दिए। और जब ज़फ़रुल्लाह खान जमाली वज़ीर आज़म बने तो वो इसके दादा के पास गए इसके वालिद की तज़ियत के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि आपका जो वकार है, जो सिकंदर खान का बेटा है, वो उसमें मुझे वो चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो आपके ख़ानदान का, वो सिकंदर खान का जो है वो वारिस भी बनेगा, उसका नाम भी रोशन करेगा, उसमें वो चीज़ें मैंने देखी हैं।
जो बड़े लोगों में होती हैं और ये बहुत तरक्की करेगा, आप उसको जो है उस पर दरवाज़े बंद ना करें, बल्कि उसको फ्री करें, उसको आज़ाद करें और उसका जो हिस्सा बनता है उसको दें, ताकि वो अपनी स्टडी भी कर सके और फिर आपके बेटे का नाम जो है वो रोशन करे। तो यही हाजी खालिक दाद उमरानी को ये बात समझ आई। तो उसके बाद हाजी अब्दुल खालिक को ये बात जब समझ आई तो उसके बाद उसने मीर वक़ार उमरानी को वो प्रॉपर्टीज़ दी। लेकिन होता यूँ है कि जब वक़ार उमरानी को शहीद किया जाता है, कत्ल किया जाता है, तो फिर उसके बाद शफ़क़त जो है उसने फौरी तौर के ऊपर जो पहला काम किया जाता है ना, वो ये है कि अल हबीब होटल, जो जैकाबाद का अल हबीब होटल है, वो अपने नाम करालता है। अपने नाम मीन कि अपनी जो बीवी है सलमा मुगेरी, उसके नाम कराता है। वो मुगेरी ख़ानदान की है और मुगेरी जो है वो मीर इजाज़ जाखरानी के राइट हैंड है। और यूँ उसको सिंध में इसी वजह से भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है और वो सिंध में बैठ के, क्योंकि बलूचिस्तान का बहुत हद तक मामला हल हो चुका है, नसीराबाद का, जाफराबाद का, सोबतपुर का, हाँ डेरा अलायार का एक कुछ मामला है जो 2 नंबरी करके इन्होंने ज़मीनें जो है वो आगे जो म्यूनसिपल कमेटी की में इनकी दुकानें वगैरह थी, वो इन्होंने 2 नंबरी करके आगे भी बेच दी कोई खोसो वगैरह को। तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में डिटेक्ट हुई। सुप्रीम कोर्ट के सामने पता चल गया कि ये 2 नंबरी की हुई है और वो सारा रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, डेरा अलायार का भी रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में, म्यूनसिपल कमेटी का वो रिकॉर्ड भी सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होता है और ये डीसीज़ वगैरह ने ये सारे रिकॉर्ड सबमिट हैं। तो इसमें अब 2 नंबरी नहीं हो सकती। जैसा कि अब होता क्या है कि मैं आपको अल हबीब होटल की बात बता रहा था, तो अल हबीब होटल को इसने पहले सलमा मुगेरी के नाम कराता है और फिर अपने बच्चों को जो वक़ार का हिस्सा, जो नयाब का हिस्सा, जो इसकी बहन का हिस्सा या जो इसकी वालदा को इसके बाबा ने अपनी ज़िंदगी में करा के दिया था, जो 3 हिस्से इनके थे और 1 हिस्सा शफ़क़त का था, तो 1 हिस्से वाला इनके 3 हिस्सों पे कब्ज़ा कर लेता है 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बना के। तो ये मामला जो है अभी पेंडिंग, मतलब ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सॉल्व नहीं हुआ। तो इसके लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ये गुंजाइश रखी कि आप हाई कोर्ट्स में, मुतलका फोरम्स में, मुतलका कोर्ट्स में जो है स्पेशली कोर्ट्स में जा सकते हैं। और यही नयाब उमरानी के वकील की भी इस्तदाद थी। तो अब इसके अलावा अब इस जो प्रोसीडिंग है इसको गलत रंग देने की अटैम्प्ट्स हो रही हैं और ख़ासकर मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे नयाब की एक ख़ानदान इस केस के अंदर पेश होता रहा। शायद कामरेड फरीद उसका नाम है और नसीराबाद के लोग उसकी शख्सियत से बखूबी जानते हैं कि कामरेड फरीद कौन है। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कहता। वो अपनी बीवी को लेके यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में भी पेश होता रहा। उनकी ये ख्वाहिश थी कि वो अपनी बीवी को लेके आया कि जी इसका भी हिस्सा बनता है, ठीक है ना। जबकि बात ये है कि ज़मीनें तो वक़ार की गई ना, जदाद प्रॉपर्टी तो वक़ार की इन्होंने कब्ज़ा किया, उसको मारा भी इसी वजह से है। जो बाकी अनवर है, बशीर है, जो लियाकत है, जो शफ़क़त है, उसके पास तो सारी की सारी प्रॉपर्टियाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो फिर ये किस तरीके से क्लेम करते हैं कि भाई ये जो है ये नयाब को हमारे हिस्से मिले हैं या ये इसको हिस्से से ज़्यादा जदाद मिली है। ऐसा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर वक़ार उमरानी के पास जो प्रॉपर्टियाँ थी उसका भी तो रिकॉर्ड मौजूद है, इसी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद है ना, महकमा माल में भी मौजूद है। अब ये लट्ठे चेंज कराएं, कुछ भी करें, इनकी दाल जो है वो नहीं गलने वाली। और इसके साथ साथ जो जैकाबाद के मामलात हैं उसके लिए मैंने आपको बताया कि वो शायद सिंध हाई कोर्ट में जाएं और फिर डेरा अलायार के अंदर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या म्यूनसिपल कमेटी की जो रिपोर्ट है वो भी सबके सामने है और उसमें जो नयाब का शेयर बनता है वो अभी तक दिया नहीं गया। तो वो शेयर भी नयाब को मुतलका अदालतों से जो है वो मिलेगा। और यूँ अदालतों ने जो है या अदलिया ये मामला इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने मुतलका अदलिया में भेजा है कि नयाब की जो प्रॉपर्टी रहती है जो नयाब को अभी तक नहीं मिली, क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा कि जुज़वी तौर पे इम्प्लीमेंट हुआ, तो बाकी जो मामलात हैं उसके लिए नयाब को रास्ता दिया गया कि वो जाके जो है एग्जीक्यूशन कराए मुतलका हाई कोर्ट्स में जाके और जाए और फिर अपने क्लेम जो है वो दावे वहाँ पे दाखिल करे कि जो ये समझती है कि इसकी प्रॉपर्टियाँ रहती हैं, इसको मिलनी है इस हवाले से। लेकिन एक बात जो चीफ जस्टिस ने भी इस पूरी प्रोसीडिंग में वाज़े की वो बात ये है कि नयाब के हकूक़ का हमने तहफ़्फ़ुज़ किया है और करेंगे, हम किसी को उसका हक़ जो है वो नहीं खाने देंगे। बहरहाल केस के एंड के ऊपर मैं किसी के तबसरा सुन रहा था जो इसके मुखालिफ पार्टी है, वो ये कह रहे थे ये चीफ जस्टिस कब तक रहेगा, कब तक नयाब को यूँ फेवर मिलेगी। बात ये है कि आपको शर्म नहीं आती, आपकी भी तो ये नियाणी है ना,
बात यह है कि आपने इसी जायदाद और प्रॉपर्टी के लिए इसके 4 कत्ल किए हैं। बात यह है कि आपकी सारी प्रॉपर्टी भी अगर ले ली जाए तो फिर भी वो जो वक़ार का नुकसान हुआ, जो वक़ार कत्ल हुआ, जो सनम कत्ल हुई, ठीक है, वो तो वापस नहीं आ सकते। उनकी कीमत आपकी प्रॉपर्टीज़ उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और इसके बावजूद आप जुल्म बर्बरियत की इतनी इंतहा को पहुँचे हैं और अभी तक आप बाज नहीं आ रहे। एक यतीम लड़की, एक गरीब लड़की, एक बलूचिस्तान और सिंध की बेटी जो इंसाफ के लिए जो है वो मारी मारी यहाँ पे फिर रही है, जिसने जंजीर अदल सुप्रीम कोर्ट में आके हिलाया है, आप उसके लिए क्या चीज़ें जो क्या कुछ नहीं कर रहे, उसको प्रेशराइज़ कर रहे हो, उसको हरासा कर रहे हो। और अभी तो उसके गवाह यानी कि बयानात रिकॉर्ड होने हैं हैदराबाद मॉडल कोर्ट के अंदर सनम एडवोकेट के कत्ल में, और वहाँ तक आप कोशिश कर रहे हो कि ये बयानात रिकॉर्ड ना कराए। और शफकत जो है वो क्या कुछ नहीं कर रहा जेल में बैठ के। और साफ ज़ाहिर है अब मीर इजाज़ जखरानी का मैंने आपको बताया कि इजाज़ जखरानी जब जो है वो सीएम सिंध का मुशीर जेल खाना जात होगा तो फिर उस जेल के अंदर जो है जैकाबाद की जेल के अंदर शफकत तो फिर जो है वो माफिया से भी बड़ा उसका कोई किरदार होगा, ठीक है ना। और यही कुछ वो कर रहा है, फ़ोन से लेकर क्या कुछ वो वहाँ पे यूज़ नहीं कर रहा और क्या अटैम्प्ट्स नहीं कर रहा, कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से नायाब जो है वो पेश ना हो। और फिर अदलिया के ख़िलाफ़ उसने जो एक मुहिम जारी रखी हुई है, वो भी सारी बातें सबके सामने हैं। तो बहरहाल बात एट द एंड यही है कि कानून और इंसाफ जब अपना रास्ता बनाने पर आता है ना, तो उसके सामने ना भी शफकत, ना अनवर और ना ये फरीद वगैरह किसी की फिर नहीं चलती। आप जितने बड़े बड़े तुमंदार लेके आ जाओ, जितने बड़े बड़े वकील, कामरान मुर्जा जैसे वकील खड़े कर लो, लेकिन इंसाफ और कानून जो है, ख़ासकर इंसाफ भी होके रहता है और फिर कानून भी अपना रास्ता बनाता है। और फिर सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह की भी है जो ये सब कुछ देख रहा है, जिसके अपने ख़ानदान के जो है वो इतने लोग कत्ल हुए हैं। तो अल्लाह का अगर उसके साथ है, और ये शायद अल्लाह का ही तो साथ है कि एक अकेली लड़की आप जैसे बड़े बड़े तुमंदारों से, जगीरदारों के साथ ऐसी टकराई है कि अब आपको जो है वो अपनी जो है जगह नहीं मिल रही सर छुपाने की। बाकी बहरहाल एट द एंड यही है कि जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।